अक्सर लोग सोचते हैं कि सोने की कीमत सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर चलती है, पर असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। 3 ऐसे छिपे हुए लीवर्स हैं जो सोने की कीमत को असल में कंट्रोल करते हैं, और जो लोग इन्हें नहीं समझते वो अक्सर मार्केट में गलत कदम उठा लेते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 लीवर्स को डिकोड करेंगे ताकि ये साफ हो जाए कि सोने के बाजार में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो चलिए सीधा उस पहेली पर आते हैं जिसने सबको चौंका दिया था। साल 2025 में ऐसा क्या हुआ कि सोने की कीमतें आसमान छूने लगी, खासकर तब जब सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कह रहे थे कि भाव नीचे जाना चाहिए। यही वो मिस्ट्री है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, 2025 में जो हुआ वो कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए एक रहस्य बन गया था। जो पुराने नियम थे वो काम ही नहीं कर रहे थे। तो चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक नियम है कि जब रियल इंटरेस्ट रेट्स यानी महंगाई को हटाने के बाद एफडी पर जो रिटर्न मिलता है वो पॉजिटिव हो तो सोने की कीमत या तो स्थिर रहती है या गिरती है। लेकिन 2025 और 2026 की शुरुआत में हमने ठीक इसका उल्टा देखा। भारत में रियल इंटरेस्ट रेट्स लगभग 4% और अमेरिका में 1.9% थे। दोनों ही मजबूती से पॉजिटिव थे, फिर भी सोने की कीमतें लगातार ऊपर जा रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमेशा की तरह रियल इंटरेस्ट रेट्स कीमत तय नहीं कर रहे थे तो फिर असली वजह क्या थी? वो कौन सी ताकत थी जो सोने को ऊपर खींच रही थी? और यहीं पर हमारे वो 3 छिपे हुए लीवर्स सामने आते हैं। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। हमारा पहला लीवर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या जिसे हम अवसर लागत कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट सोने के बर्ताव को समझने की पहली सीढ़ी है, खासकर ऐसे समय में जब पुराने नियम फेल होते दिख रहे हों। तो ये अवसर लागत है क्या चीज़? बहुत आसान है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आप उसे बैंक एफडी में रख सकते हैं और महंगाई के बाद भी कुछ रिटर्न कमा सकते हैं। या फिर आप सोना खरीद सकते हैं जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। जब एफडी पर अच्छा खासा रियल रिटर्न मिल रहा हो तो सोना होल्ड करने की अवसर लागत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आप ब्याज कमाने का एक अच्छा मौका गंवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एफडी का रिटर्न कम हो तो सोना रखना ज़्यादा आकर्षक लगने लगता है। चलिए अब दूसरे लीवर की तरफ बढ़ते हैं। 2025 की पहेली को बिना करेंसी के खेल को समझे सुलझाया ही नहीं जा सकता, खासकर अगर हम भारत के नज़रिए से देखें। सबसे पहले ज़रा ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच सोने का इंटरनेशनल भाव अमेरिकी डॉलर में 6.3% बढ़ा। ठीक है, यह हमारा बेसलाइन है। लेकिन भारत में उसी एक साल में सोने की कीमत 7.1% बढ़ी। तो यहाँ एक और छोटी सी पहेली खड़ी हो गई। भारतीय निवेशकों के लिए सोना बाकी दुनिया से ज्यादा महंगा क्यों हुआ? हाँ, तो यही सवाल हमें सीधे हमारे दूसरे लीवर के सेंटर में ले जाता है। ये जो ग्लोबल प्राइस और इंडियन प्राइस के बीच का गैप है, ये आखिर आया कहाँ से? और इसका जवाब छिपा है रुपये की कमजोरी में। 2021 से 2026 के बीच रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता गया। 74 रुपए प्रति डॉलर से गिरकर 90 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया। अब जब रुपया कमजोर होता है तो डॉलर में बिकने वाले सोने को खरीदने के लिए ज्यादा रुपए लगते हैं, और बस यही वो वजह है कि भारत में सोने की कीमत में उछाल ज्यादा था। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ताकतवर लीवर पर। ये वो फैक्टर है जो अक्सर पहले दोनों लीवर्स पर भी भारी पड़ जाता है। ये है डर और बड़े पैसे के बहाव का कॉम्बिनेशन। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये फॉर्मूला। यहाँ डर का मतलब है कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक संकट, जैसे कोई जंग, ट्रेड वॉर या बैंकिंग क्राइसिस। और प्रवाह या फ्लोज का मतलब है कि उस डर के माहौल में बड़ा पैसा यानी सेंट्रल बैंकों और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स का पैसा जा कहाँ रहा है। जब भी दुनिया में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 की महामारी या 2025 में अमेरिका के लगाए गए टैरिफ्स जैसी कोई बड़ी घटना होती हैं तो अनिश्चितता का माहौल बन जाता है, और ऐसे में निवेशक सोने की तरफ भागते हैं क्योंकि वो इसे एक सुरक्षित इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखते हैं। और इसी डर ने प्रवाह को जन्म दिया। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने, खासकर भारत और चीन ने, रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने औसतन 1000 टन से भी ज्यादा सोना खरीदा। यह साफ दिखाता है कि अमेरिकी डॉलर पर भरोसा कम हो रहा था और देश अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते थे। सेंट्रल बैंकों की ये खरीदारी बहुत बड़ी थी, लेकिन 2025 की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट था। एक और ताकतवर ग्रुप था जिसने उस साल सोने के बाजार में जबरदस्त वापसी की।
और वो थे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs। कई सालों तक लगातार सोना बेचने के बाद 2025 में इन बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अचानक पासा पलट दिया और लगभग 800 टन सोना खरीद डाला। तो सोचिए, एक तरफ सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड खरीदारी कर रहे थे और दूसरी तरफ ETF भी मैदान में उतर आए। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा जबरदस्त प्रभाव बनाया जिसने सोने की कीमत को पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स के बावजूद ऊपर धकेल दिया। तो अब जब हम इन 3 लीवर्स को समझ चुके हैं तो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए इसे एक आसान प्रैक्टिकल टूल में बदलते हैं जिससे सोने के बाजार को समझने में मदद मिले। ये रही आपकी 3 सवालों वाली चेकलिस्ट। पहला सवाल, रियल इंटरेस्ट रेट्स का ट्रेंड क्या है, ऊपर या नीचे? दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है या कमजोर? और तीसरा और सबसे अहम, क्या दुनिया में डर का माहौल है और क्या बड़े खिलाड़ी जैसे सेंट्रल बैंक और ETF सोना खरीद रहे हैं? इन 3 सवालों के जवाब से सोने की कीमत पर काम कर रहे दबाव की एक बहुत ही साफ तस्वीर मिल जाती है। और जाते जाते एक सवाल, आज दुनिया में जो तनाव और आर्थिक बदलाव चल रहे हैं उनको देखते हुए क्या लगता है ये 3 लीवर्स मिलकर सोने की कीमत को आगे कहां ले जाएंगे? अब इनको डिकोड करने के लिए टूल तो आपके पास है ही,